हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स डेटेड 26 से 27 जुलाई 2024। सो इस वीडियो का हर एक करंट अफेयर आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट से जरूर देखना। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारा 43rd यूनेस्को हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया दैट इज़ मोइडेम्स ऑफ असम। मोइडेम्स ऑफ असम को इंक्लूड करा गया है यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में। सो देखते हैं क्या है। द मोइडेम्स ऑफ असम द माउंट बरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी हैव बीन इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। सो मोइडेम्स ऑफ असम, ठीक है, जो कि क्या है, एक माउंट बरियल है किनके, अहोम डायनेस्टी के, ठीक है। इनको इंक्लूड कराया है कल्चर कैटेगरी ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट इज़ द 43rd साइट ऑफ इंडिया टू इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। इसके साथ इंडिया के पास टोटल 43rd है। 43rd ये है, ठीक है। लास्ट वीडियो हमने देखा था 42nd इससे पहले हुआ था होयसाला टेम्पल्स। The decision to include the Moindam of Assam was taken at the 46th session of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization World Heritage Committee। आपको जैसे पता ही है कि इस बार का 46th सेशन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कौन होस्ट कर रहा है, इंडिया, न्यू दिल्ली में, ठीक है। वहाँ ये डिसीजन लिया गया है कि मोइडम्स ऑफ असम को इंक्लूड करा गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन इज बीइंग हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडिया एट द न्यू दिल्ली फ्रॉम 21 to 31 जुलाई 2024, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि मोइडम्स ऑफ असम जो कि माउंट बरियल हैं किसके, अहोम डायनेस्टी के, इंक्लूड कराया कल्चर कैटेगरी ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसी के साथ टोटल इंडिया के पास टोटल 43rd हो जाते हैं, ठीक है। इससे पहले 42nd क्या था, होयसाला टेम्पल्स। एंड ये डिसीजन लिया गया 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जो कि इस बार इंडिया में हो रही है 21 to 31 जुलाई न्यू दिल्ली में, ठीक है। एंड बस आपने ये ध्यान रखना है कि 46 सेशन है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। नेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। द मोइडम्स ऑफ असम द माउंट बरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी इज द थर्ड साइट इन द असम एंड नॉर्थ ईस्ट टू बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एंड द फर्स्ट इन द कल्चरल कैटेगरी। ये मोइडम्स ऑफ असम ये थर्ड है, इनके बाद काजीरंगा एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद ये इससे पहले ये ऑलरेडी एडेड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, एंड ये थर्ड हुए हैं मोइडम्स ऑफ असम, ठीक है, इन द असम एंड द नॉर्थ ईस्ट। एंड ये पहले है कल्चरल कैटेगरी में, थर्ड है ओवरऑल, एंड ये फर्स्ट वन है कल्चरल कैटेगरी में। एंड इससे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क ऑफ असम एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट इन 1985 अंडर द नेचुरल कैटेगरी। ये दोनों इंक्लूड करे गए थे 1985 में, किस कैटेगरी के अंडर, नेचुरल कैटेगरी के अंडर। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैटेगरीज हेरिटेज इनटू कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड कैटेगरीज। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को 3 कैटेगरी के अंडर कैटेगराइज करता है, कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स। इंडिया के पास कौन सी मिक्स हेरिटेज साइट है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इटली सबसे पहले आता है विद द 59 साइट्स, फॉलोड बाय चाइना विद द 57, ठीक है। इन इंडिया आता है 6th पोजीशन पे 43rd साइट पे, ठीक है। ये अपने ध्यान रखना है कि इटली पहले पे है, इटली के पास सबसे ज़्यादा है, एंड सेकंड पे चाइना आता है, ठीक है। एंड इंडिया की 6th पोजीशन है ओवरऑल विद द 43 साइट्स। अजंता केव्स, एलोरा केव्स बोथ फ्रॉम महाराष्ट्र, ताजमहल फ्रॉम आगरा एंड आगरा फोर्ट इन उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट इंडियन साइट्स टू बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट इन 1983। आपने ये भी ध्यान रखना है कि 1983 में सबसे पहले इंक्लूड करा गया था इंडिया की तरफ से कितनी साइट्स, 4 साइट्स। अजंता एलोरा फ्रॉम महाराष्ट्र, ताजमहल फ्रॉम आगरा एंड आगरा फोर्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये फैक्ट भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा इंडिजीनियसली बिल्ड तलवार क्लास फ्रिगेट त्रिपुत लॉन्च्ड बाय GSL। The first indigenously built Talwar class frigate named Triput for the Indian Navy, constructed by the Goa Shipyard Limited, that is GSL, was launched into waters in Goa. The ship is a part of 2 frigates India is building indigenously with the help of Russia. So पहले indigenously built तलवार क्लास फ्रिगेट करी गई है लॉन्च, क्या नाम है, त्रिपुत, ये अपने ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इंडिया ने टोटली 2 फ्रिगेट बिल्ड करनी है विद द हेल्प ऑफ रशिया, उसमें से पहली करी है लॉन्च त्रिपुट, ठीक है। इन 2016 इंडिया एंड रशिया साइंड एन एग्रीमेंट to buy 4 stealth frigates of the Admiral Vigorovich class, also known as a Project 1135.6 class। 2016 में इंडिया एंड रशिया के बीच में 4 फ्रिगेट को बाय करने का एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें से 2 ऑफ द शिप्स वर टू बी कंस्ट्रक्टेड इन रशिया एंड 2 वर टू बी कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया विद द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम रशिया। 2 बनाई जाएंगी रशिया में एंड 2 बनाई जाएंगी इंडिया में विद द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम रशिया। रशिया शेड्यूल टू डिलीवर द फर्स्ट ऑफ द 2 ships to Shield in September 2024 एंड द अदर फ्रिगेट तमाल बाय द Feb 2025। जो रशिया ने 2 बिल्ड करनी है उसमें से जो पहली है तुशील वो सितंबर 2024 में शेड्यूल है, एंड जो अदर है तमाल वो शेड्यूल है फेब 2025 में। बस आपने ये ध्यान रखना है कि पहली इंडिजिनियसली बिल्ड तलवार क्लास फ्रिगेट लॉन्च करी है, नाम है त्रिपुत। उसके बाद हम देख लेते हैं त्रिपुरा एडवांस मल्टीपर्पज स्टील्थ फ्रिगेट कैपेबल ऑफ एंटी शिप, एंटी सबमरीन, लैंड अटैक, एंटी पायरेसी, सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस। ये सब उसकी फीचर्स हैं। द शिप इज आर्म्ड विद द ब्रह्मोस मिसाइल एंड स्टील वन
एयर डिफेंस सिस्टम विच कैन डिफेंड अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ एयर थ्रेट इंक्लूडिंग एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स, फाइटर जेट्स एंड ड्रोन्स। शिप इज़ आर्म्ड विद ब्रह्मोस मिसाइल स्टील वन एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि कैपेबल है कि किसी भी टाइप के एयर थ्रेट इंक्लूडिंग यानी एंटी शिप क्रेस मिसाइल्स, फाइटर जेट्स एंड ड्रोन्स को मार गिराने में। सो द त्रिपुट फ्रिगेट इज 125 मीटर लॉन्ग है ये एंड 15 मीटर वाइड है, हैज़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अराउंड 3600 टन्स। द शिप इज पावर्ड बाय द यूक्रेनियन ओरिजिन जोयरा गैस टर्बाइन इंजन दैट हेल्प द शिप कंटेन अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 28 नॉट्स इन वाटर। बस आपने ध्यान रखना है 125 मीटर लॉन्ग है, 15 मीटर वाइड है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अराउंड 3600 टन्स एंड स्पीड ऑफ 28 नॉट्स। नेक्स्ट है कारगिल विजय दिवस 2024। सो कब मनाया जाता है? द नेशन ऑब्जर्व 26 जुलाई एज अ कारगिल विजय दिवस टू ऑनर द सेक्रीफाइस ऑफ द ब्रेव हार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी एंड द विक्ट्री ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ओवर पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। सो 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ओवर द पाकिस्तान। कब? 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। द कारगिल वॉर वाज फॉट बिटवीन द इंडियन फोर्सेज एंड पाकिस्तान फोर्सेज बिटवीन मई 8, 1999 टू जुलाई 26, 1999। ये ड्यूरेशन था कारगिल वॉर का। एट दैट टाइम द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी वाज इन पावर इन इंडिया एंड नवाज शरीफ वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कारगिल वॉर के टाइम सो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। एंड पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? नवाज शरीफ वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। टू विक द पाकिस्तानी इंट्रूडर्स फ्रॉम द माउंटेन हाइट्स द इंडियन आर्मी लॉन्च ऑपरेशन विजय। ये भी आपने ध्यान रखना है, उस टाइम पे इंडिया की तरफ से कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? ऑपरेशन विजय, ठीक है। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हुई थी, ठीक है। एंड इंडिया की तरफ से कौन था? प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एंड उस टाइम पे पाकिस्तान का कौन था? नवाज शरीफ। एंड ऑपरेशन हमने लॉन्च किया था ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट है इजरायली पार्लियामेंट अप्रूव्स बिल टू लेबल UNRW एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। इजरायली पार्लियामेंट ने अप्रूव करा है बिल जो कि लेबल करता है UNRW को एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। सो UNRW क्या है? यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज। द इजरायली कैनेसेट हैज़ अप्रूव्ड द बिल टू डेजिग्नेट द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो UNRW कब एस्टेब्लिश हुई थी? वाज एस्टेब्लिश इन 1949 टू प्रोवाइड एड टू पैलेस्टीनियंस हु वर डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग द 1948 अरब इजरायली वॉर। ये एस्टेब्लिश हुई थी 1949 में, किसके लिए? टू प्रोवाइड एड देने के लिए पैलेस्टीनियंस को जो डिस्प्लेस हुई थी ड्यूरिंग द 1948 अरब इजरायली वॉर के दौरान, ठीक है। इट ऑपरेट्स इन गाजा, इजरायली ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया एंड द जॉर्डन, ऑफरिंग एजुकेशन, हेल्थ, रिलीफ, सोशल सर्विसेज, माइक्रो फाइनेंस एंड एमरजेंसी असिस्टेंस प्रोग्राम। ये ऑपरेट करता है गाजा में, इजरायली ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में, लेबनान में, सीरिया में एंड जॉर्डन में, एंड ऑफर करता है एजुकेशन, हेल्थ, रिलीफ, सोशल सर्विसेज, माइक्रो फाइनेंस एंड एमरजेंसी असिस्टेंस प्रोग्राम। तो ये अपने ध्यान रखना है कि किसने रिसेंटली लेबल करा है UNRW को एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इजराइल, ठीक है। कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1949 में, ठीक है। टू प्रोवाइड एड टू पैलेस्टीनियंस हु वर डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग 1948 अरब इजरायली वॉर। एंड ये कहाँ ऑपरेट करती है? गाजा, इजराइल ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में, लेबनान में, सीरिया में एंड जॉर्डन में। नेक्स्ट हमारा रहाब अलाना ऑनर्ड विद द फ्रेंच आर्ट्स एंड लेटर्स इंसिग्निया। Curator and the author Rahab Alana has been awarded the insignia of Officer Dance Order Days Arts and Days Letters by the French government। ये फ्रेंच नेम है, आपने एक बार देख लेना। So the prestigious honor recognizes individuals who have made significant contributions to art and culture and literature who have influenced the global arts landscape। बस इस न्यूज़ में आपने ध्यान रखना है कि नाम क्या है? रहाब अलाना, जिन्हें ऑनर किया है विद फ्रेंच आर्ट्स एंड लेटर्स इंसिग्निया बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। ये भी पूछा जा सकता है, कई बार आपको अवार्ड का नाम दिया जा सकता है, नाम भी दिया सकता है कि किसको मिला है, बट किस गवर्नमेंट ने दिया, दैट इज़ फ्रेंच गवर्नमेंट ने, ठीक है। एंड ये अवार्ड किस लिए होता है? टू रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रीब्यूशंस, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर। नेक्स्ट है शाहरुख खान, फर्स्ट इंडियन एक्टर ऑनर्ड विद द गोल्ड कॉइन्स। Bollywood superstar Shah Rukh Khan has been honored with the customized gold coins by the Gravin Museum in Paris. Shah Rukh Khan is the first Indian actor to have gold coins in his name at museum. So Bollywood superstar Shah Rukh Khan को ऑनर किया गया with the customized gold coins by the Gravin Museum in Paris में। शाहरुख खान इज द फर्स्ट, ये पहले इंडियन एक्टर बने टू हैव गोल्ड coins in his name of the museum. The donkey actor has his wax statues in the several wax museum across the globe including in the US, UK, Germany, France, Czech Republic, Thailand, India, Singapore and Australia। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि कौन से पहले इंडियन एक्टर बने हैं टू ऑनर विद द गोल्ड कॉइन्स, दैट इज़ शाहरुख खान, ठीक है। कस्टमाइज गोल्ड कॉइन्स हैं किसकी तरफ से? ग्रेविन म्यूजियम इन पेरिस। म्यूजियम का भी आपने ध्यान रखना है। एंड किन को मिले हैं? शाहरुख खान को।
Indian Army off to Mongolia to take part in 21st exercise Conquest 2024. A contingent of the Indian Army has departed for Mongolia to participate in the multinational military exercise Conquest. The 21st multinational Conquest exercise will held in Mongolia capital of Ulaanbaatar, Mongolia from 27 July to 9 of August 2024. So Indian Army has deported to Mongolia किस चीज़ के लिए? टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज. नाम क्या है? कॉन्क्वेस्ट. एंड ये इस बार का कौन सा एडिशन है? 21st मल्टीनेशनल कॉन्क्वेस्ट एक्सरसाइज. कहाँ हेल्ड हुई है? मंगोलिया कैपिटल ऑफ उलानबातर, मंगोलिया में. कब से? 27 जुलाई टू 9 ऑफ अगस्त 2024. बस आपने ये ध्यान रखना है. एक्सरसाइज का नाम क्या है? कॉन्क्वेस्ट. ठीक है. एंड एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है. कहाँ हुई है इस बार? मंगोलिया में. 21st एडिशन है इस बार का. Conquest is an annual multinational military exercise co-sponsored by the US Indo-Pacific Command and hosted annually by the Mongolian Armed Forces to promote regional peace and security in the region. ये एक annual multinational military exercise है co-sponsored by the US Indo-Pacific Command and host annually किया जाता है by the Mongolian Armed Forces to promote regional peace and security in the region. जब भी कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है मतलब कोई भी न्यूज़ आती है मैं ये ज़रूर डालता हूँ स्लाइड, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं ये भी. सो संप्रीति किसके बीच में होते हैं? इंडिया एंड बांग्लादेश में. मित्रा शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका. श्रीलंका के बीच में दो हैं, स्लाइनेक्स एंड मित्रा शक्ति. थाईलैंड में भी बीच में दो हैं, मैत्री एंड सियाम भारत. इंडिया यूएस के आपने तीनों ध्यान रखनी है, वज्र प्रहार, युद्धाभ्यास एंड कोप इंडिया. ठीक है, ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना. वज्र प्रहार, युद्धाभ्यास एंड कोप इंडिया तीनों होती हैं इंडिया एंड यूएस के बीच में. मंगोलिया, नोमैटिक एलिफेंट. इंडिया एंड इंडोनेशिया बीच में तीन है, गरुड़ा शक्ति, इंडो कॉर्पेट एंड समुद्र शक्ति. ठीक है. इंडिया एंड फ्रांस के बीच में तीन है, शक्ति, वरुणा एंड गरुड़ा. इसमें से शक्ति एक्सरसाइज होती है आर्मी के बीच में दोनों की, वरुणा होती है नेवी, गरुड़ा होती है एयर एक्सरसाइज. ठीक है, ये भी अपने ध्यान रखना है. इंडिया एंड जापान में धर्मा गार्डियन, इंडिया एंड जापान में जीमैक्स. ये दो हैं, धर्मा गार्डियन एंड जीमैक्स. इंडिया एंड नेपाल में सूर्य किरण. ठीक है. हैंड इन हैंड एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये होती है इंडिया एंड चाइना के बीच में. इंडिया एंड सिंगापुर में बीच में सिम्बेक्स. इंडिया ऑस्ट्रेलिया ओसिंडेक्स. इंडिया एंड थाईलैंड अगेन इंडो थाई कॉर्पेट. इंडो ऑस्ट्रेलिया ओस्ट्रा इंड. ये भी अपने ध्यान रखना है. ठीक है. बांग्लादेश में बीच में टेबल टॉप. देन आपके इंपॉर्टेंट है इंडिया एंड किर्गिस्तान जाती है खंजर. उसके बाद आप ध्यान रखना ईस्टर्न ब्रिज, इंडिया एंड ओमान. एक्सरसाइज इंदिरा, इंडिया एंड रशिया. इंडिया एंड यूके के साथ तीन है, अजय वॉरियर, कोंकण एंड इंद्रधनुष. ये भी अपने ध्यान रखना है. यानी इंडिया एंड ओमान के बीच में ईस्टर्न ब्रिज. देन आपने ध्यान रखना है विनबैक्स, दैट इज इंडिया एंड वियतनाम. ठीक है, ये स्लाइड आप 2-3 बार रिवाइज कर लेना, आपको याद हो जाएगा. उसके बाद 10th नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स अनाउंस बाय अश्विनी वैष्णव. सो 10th नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स अनाउंस कर रहे हैं किनके द्वारा? अश्विनी वैष्णव के द्वारा. द विनर्स ऑफ द 10th नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स वर अनाउंस बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव on 25th of July 2024. The minister also inaugurated the country's 500th community radio station. So किनके द्वारा 10th नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स अनाउंस करे गए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, दैट इज अश्विनी वैष्णव. ये इस बार के 10th नेशनल रेडियो अवार्ड्स हैं. ठीक है. एंड इन्होंने द मिनिस्टर ऑल्सो इनोग्रेटेड द कंट्रीज 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन. ये भी अपने ध्यान रखना है. द अवार्ड इज गिवन इन द 4 कैटेगरीज एंड द विनर्स आर अवॉर्डेड एज अ कैश प्राइज, ₹1 lakh फॉर द फर्स्ट प्राइज, ₹75,000 फॉर द सेकंड प्राइज एंड ₹50,000 फॉर द थर्ड प्राइज विनर इन द ईच कैटेगरी. अवार्ड 4 कैटेगरीज में दिया जाता है एंड हर कैटेगरी के अंदर 3 विनर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. पहले को मिलता है 1 लाख कैश प्राइज, दूसरे को मिलता है 75,000 एंड थर्ड को मिलता है 50,000. ये अपनी ध्यान रखना है ये भी कि जो इन्होंने इनोग्रेट किया है 500 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, ये कहाँ पे करा है? दैट इज़ एजोल, मिज़ोरम. ये मिज़ोरम में इनोग्रेट करा है 500 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन. ये जो पीछे हमने देखा कि 4 कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन सी? थीमेटिक अवार्ड, मोस्ट इनोवेटिव कम्युनिटी एंगेजमेंट अवार्ड, प्रमोटिंग लोकल कल्चरल अवार्ड एंड सस्टेनेबली मॉडल अवार्ड. ठीक है. हर कैटेगरी के अंदर 3 प्राइजेज होते हैं जो हमने पीछे अभी देखा. सो आपके लिए तीनों अवार्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये देख लेना कि हर कैटेगरी के अंदर फर्स्ट प्राइज़ किसे मिला है. ठीक है. अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद हो जाएगा. फर्स्ट प्राइज़ रेडियो मयूर, डिस्ट्रिक्ट सरान, बिहार, फॉर टेक साखी. ठीक है. देन मोस्ट इनोवेटिव कम्युनिटी एंगेजमेंट में किन्हें मिला है फर्स्ट प्राइज़? केरल ने संगली, महाराष्ट्र, फॉर द कहानी सुनन दाची. देन उसके बाद प्रमोटिंग लोकल कल्चर अवार्ड में पहला प्राइज़ मिला है रेडियो ब्रह्मपुत्रा को, डिब्रूगढ़ असम, फॉर इगरी कुन. देन सस्टेनेबली मॉडल अवार्ड में मिला है पहला प्राइज़ रेडियो बेंजिंगर, कोलम, केरला, रन बाय बाइशोप बेंजिगर हॉस्पिटल सोसाइटी. कम ही चांसेस है वैसे तो आपसे नाम पूछा जाए, पर अगर पूछा जाएगा तो पहला प्राइज़ ही पूछा जाएगा, ना कि सेकंड थर्ड. तो हर कैटेगरी के अंदर किन्हें पहला प्राइज़ मिला है ये आपको मैंने बता दिया, एक बार देख लेना. नेक्स्ट है इंडिया जंप्स टू 82nd रैंक, सिंगापुर नंबर 1 इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024. सो इंडिया की 82nd रैंक आई है, सिंगापुर को पहली रैंक मिली है इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024.
India's rank on the Henley Passport Index improved by the 2 places to 82 according to the recently released 2024 Henley Passport Index. Singapore displayed Japan to become the world's most powerful passport, while Pakistan remained the fourth worst ranked country for the fourth consecutive year. So इंडिया की रैंक आई है 82nd, इम्प्रूवड बाय 2 प्लेसेस. लास्ट ईयर आई थी इंडिया की रैंक 84. सिंगापुर ने रिप्लेस कराया जापान को. लास्ट टाइम जापान की पहली थी, इस बार आई है सिंगापुर की पहली रैंक. ठीक है. एंड पाकिस्तान अगेन फोर्थ वर्स्ट है, ये भी अपने ध्यान रखना है. ठीक है, फॉर द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर. सो ये रिलीज कौन करता है? द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज बाय द यूनाइटेड किंगडम बेस्ड हेनले एंड पार्टनर्स फर्म. भाई ये अपने ध्यान रखना है, ये यूके बेस्ड है हेनले एंड पार्टनर्स फर्म. ये रिलीज करती है एनुअली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स. लास्ट ईयर द इंडियन पासपोर्ट इंडेक्स वाज रैंक 84, जैसे हमने देखा लास्ट ईयर 84 थी. इस बार 2 रैंक्स इंप्रूव कराया इंडिया ने विद द 82 रैंक. In the world, this year the Indian passport rank has improved by the 2 places to 82nd. At present, Indian passport holder can travel to 58 countries without the requirement of any visa. ये भी अपनी ध्यान रखना है कि कितनी है, दैट इज़ 58th. टोटल 58 कंट्रीज़ हैं जहाँ इंडियन पासपोर्ट होल्डर विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ वीज़ा ट्रैवल कर सकता है. नेक्स्ट है सक्सेसफुल फेस टू बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम टेस्ट. सो DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया फेस टू बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम. The Defense Research and Development Organization, that is DRDO, has successfully tested its phase 2 ballistic missile defense system (BMD) system, showcasing India's advancements capabilities in defending against long-range ballistic missile threats. So किसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है? DRDO ने फेज 2 BMD ballistic missile defense system, जो कि शोकेस करते हैं इंडिया के एडवांसमेंट कैपेबिलिटीज इन डिफेंडिंग अगेंस्ट लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट्स. द फेज 2 सिस्टम कैन इंटरसेप्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स विद अ रेंज ऑफ अप टू 5000 किलोमीटर्स, enhancing India's strategic defense. Phase 1 BMD capable of intercepting missiles with range up to 2000 km has already been deployed. Phase 2 ballistic missile defense system इंटरसेप्ट कर सकता है ballistic missiles with a range up to 5000 km. एंड जो हमारी phase 1 BMD थी वो कैपेबल कर सकती थी 2000 km अप टू. ठीक है, जो ऑलरेडी डिप्लॉयड है. द phase 2 मिसाइल इज अ 2-stage solid propelled ground launched system designed for end to low एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन. ये अपने ध्यान रखने के जो अभी सक्सेसफुल टेस्ट किया है फेज 2 BMD, ये 2 स्टेज है. ठीक है, कई बार एग्जामिनर कन्फ्यूज कर सकता है आपको कि जो फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये ना 1 से या ना 3 से है, दैट इज़ 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेल्ड. ये भी अपने ध्यान रखना है, नॉट लिक्विड, दैट इज सॉलिड प्रोपेल्ड ग्राउंड लॉन्च सिस्टम डिजाइन फॉर द एंड टू लो एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन. ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. The Indian ballistic missile defense system program was initiated in 2000 after the Kargil war, aims to protect India from the missile threats, particularly from Pakistan and China. जैसे हमने देखा 1999 में कारगिल वॉर हुई थी, उसके बाद इंडिया ने इनिशिएट किया था 2000 में इंडिया बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम. सो जो कि प्रोटेक्ट करेगा इंडिया को मिसाइल थ्रेट्स से फ्रॉम पर्टिकुलरली फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना. एंड ये सिस्टम एम्प्लॉय करता है मल्टी लेड अप्रोच with interceptor missiles like the Prithvi air defense and advanced air defense. Recent efforts focus on the enhancing capabilities through global cooperation and covering systems like the Russia S-400 Triumph. Recent इंडिया का फोकस रहा है S-400 Triumph मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे. ठीक है, जो कि रशिया की तरफ से डेवलप किया गया है. एंड इंडिया एंड रशिया के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टोटल 5 बाई करने का फ्रॉम रशिया S-400 स्क्वाड्रॉन्स. ठीक है, ये अपने ध्यान रखें, जिसमें से ऑलरेडी 3 इंडिया के पास आ गए हैं एंड बाकी 2 डिले हैं ड्यू टू रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, ये भी अपने ध्यान रखना, ये एक सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है. ठीक है, द DRDO इज डेवलपिंग एन इंडिजिनस मल्टी टायर नेटवर्क टू काउंटर मिसाइल्स विद रेंजेस अप टू 2000 किलोमीटर एंड 5000 किलोमीटर इन फेसेज एंड फेसेज 2 रिस्पेक्टिवली. जैसे हमने देखा था फेसेज 1 में इंटरसेप्टर रेंज थी अप टू 2000 किलोमीटर एंड फेज 2 में अप टू 5000 किलोमीटर. द नेटवर्क इंक्लूड सर्वेलेंस रडार्स फॉर द डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग ऑफ इनकमिंग मिसाइल्स. बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑफ इंडिया आर अग्नि, K4 SLBM, प्रहार, धनुष, पृथ्वी एंड त्रिशूल. ये अपने ध्यान रखने हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स इंडिया की हैं अग्नि, K4, प्रहार, धनुष, पृथ्वी एंड त्रिशूल. नेक्स्ट है हुमायूं टॉप वर्ल्ड हेरिटेज साइट म्यूजियम. The Humayun Tombs World Heritage Site Museum is set to open for visitors. Nestled between Sundar Nursery and the Humayun's Tomb in Nizamuddin, Delhi, this museum promises to offer visitors a unique insight into the life and times of the second Mughal Emperor Humayun. So the Humayun Tomb जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, ये ओपन किया जाएगा विजिटर्स के लिए एंड ये एक यूनिक एक्सपीरियंस देगा इंसाइट्स इनटू द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द सेकंड मुगल एम्परर हुमायूं. सो ये बनाया गया था बिल्ट इन 1570. हुमायूंस टॉम्ब इज द फर्स्ट मेजर गार्डन टॉम्ब इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, सेटिंग अ प्रेसिडेंट फॉर मुगल आर्किटेक्चर विच इज कल्मिनेटेड इन द ताजमहल. इट वॉज कमीशन बाय हिज फर्स्ट वाइफ एम्प्रेस बेगा बेगम इन 1569-70 एंड डिजाइन बाय द पर्शियन आर्किटेक्ट्स.
ये बनाया गया था 1570 में। हुमायूं टॉम्ब इज़ द फर्स्ट मेजर गार्डन टॉम्ब इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये कमीशन किया गया था हुमायूं को फर्स्ट वाइफ एम्प्रेस बेगम के द्वारा। ठीक है, ये भी अपने ध्यान रखना है, इन 1569 to 70 एंड डिज़ाइन किया गया था बाय द पर्शियन आर्किटेक्ट्स। इट वॉज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1993 एंड हैज़ एन अंडरगोन एक्सटेंसिव रिस्टोरेशन वर्क। ये 1993 में डिक्लेयर करा गया था एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये भी अपने ध्यान रखना है कि हुमायूं टॉम्ब को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब इंक्लूड करा गया था, दैट इज़ 1993। नेक्स्ट हम देखते हैं हुमायूं के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले हुमायूं द एल्डर सन ऑफ बाबर फेस इमीडिएट चैलेंजेस अपॉन हिज सक्सेशन। हिज गवर्नेंस वाज मार्क्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। हुमायूं को जो कि बड़ा बेटा था बाबर, उसे कुछ इमीडिएट चैलेंजेस फेस करने पड़े अपॉन हिज सक्सेशन लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। ये अपने ध्यान रखना, एक क्रॉनिकल है, सॉरी कौन से निमोनिक के द्वारा अपने याद रखना है ये कौन सबसे पहले आया था, कौन लास्ट है मुगल एम्पर में। सबसे पहले मुगल एम्पर का फाउंडर था बाबर। ये भी अपने ध्यान रखना है कि बाबर ने मुगल डायनेस्टी फाउंड करी थी बाय डिफीटिंग इब्राहिम लोदी, जो कि लास्ट रूलर था दिल्ली डायनेस्टी का। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का, इन 1526 बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में हुई थी, उसमें बाबर ने हराया इब्राहिम लोदी को, जो कि दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था, एंड एस्टैब्लिश करी मुगल डायनेस्टी। ठीक है, एंड सबसे पहले आया बाबर, जैसे हमने देखा, उसके बाद हुमायूं, देन अकबर, देन जहांगीर, देन शाहजहां, देन। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है क्रोनोलॉजी बादशाह के नाम से, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। ठीक है, सो कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हुमायूं की। सबसे पहले बैटल ऑफ चुनार 1532 में, जिसमें हुमायूं ने विक्ट्री हासिल करी अंगेज द अफगान्स एंड बसीज चुनार फोर्ट। दैन बैटल ऑफ चौसा बिटवीन शेरशाह सूरी एंड हुमायूं, जिसमें हुमायूं को डिफीट का सामना करना पड़ा एंड वो बैटल फील्ड से भाग गया इन बैटल ऑफ चौसा इन 1539। दैन 1540 अगेन शेरशाह सूरी कंप्लीट विक्ट्री फोर्स हुमायूं इनटू एग्जाइल। शेरशाह सूरी जीत गया ओवर हुमायूं। ठीक है, ये दोनों बैटल आपने ध्यान रखना है, 1539 बैटल ऑफ चौसा एंड 1540 बैटल ऑफ कनौज, जिसमें शेरशाह सूरी जीता था ओवर द हुमायूं। दैन कुछ आर्किटेक्चर अचीवमेंट्स, ये फाउंड दीनेपना, इसने हुमायूं ने फाउंड करा दीनेपना एंड बिल्ड करा जमाली मॉस्क एंड इनिशिएट करी कंस्ट्रक्शन ऑफ हुमायूं टॉम्ब, जो कि कंप्लीट करी गई थी हुमायूं की वाइफ के द्वारा, दैट इज हमीदा बानो बेगम। कुछ कल्चरल इम्पैक्ट, हुमायूं प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मुगल पेंटिंग बाय ब्रिंगिंग पर्शियन आर्टिस्ट मीर सैयद अली एंड अब्दाल समाद टू इंडिया। हुमायूं ने कुछ की रोल प्ले करा इन द डेवलपमेंट मुगल पेंटिंग। ये भी अपने ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम, मीर सैयद अली एंड अब्दाल समाद। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि किस पर्शियन आर्टिस्ट मीर सैयद अली एंड अब्दाल समाद किसने इंडिया लाए थे, दो पर्शियन आर्टिस्ट, दैट इज़ मीर सैयद अली एंड अब्दाल समाद को, दैट इज़ हुमायूं। ये भी अपने ध्यान रखना है। ही एस्टैब्लिश निगार खाना, दैट इज पेंटिंग वर्कशॉप, बिगिन द प्रोजेक्ट ऑफ इलस्ट्रेटिंग हमजा नामा विच इज सक्सेसर अकबर कंटिन्यू। इन्होंने एस्टैब्लिश करा, हुमायूं ने एस्टैब्लिश करा निगार खाना, जो कि है पेंटिंग वर्कशॉप, एंड बिगिन करा प्रोजेक्ट ऑफ इलस्ट्रेटिंग द हमजा नामा, जो कि अकबर ने कंटिन्यू रखा। ठीक है, लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे, सिस्टर गुलबदम बेगम ऑनर्ड द हुमायूं नामा डॉक्यूमेंटिंग हिज रेन लेगेसी। ये आपने ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि हुमायूं नामा के ऑथर कौन है, दैट इज हुमायूं सिस्टर गुलबदम बेगम। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग हुमायूं। सो नेक्स्ट है रीनेमिंग ऑफ राष्ट्रपति भवन हॉल टू रिफ्लेक्ट इंडियन वैल्यूज। राष्ट्रपति भवन हैज ऑफिशियली रीनेम्ड टू ऑफ इट्स प्रोमिनेंट हॉल्स। दरबार हॉल इज नाउ गणतंत्र मंडप रिफ्लेक्टिंग द रिपब्लिक कंसेप्ट, रिप्लेसिंग द कॉलोनियल टर्म दरबार। राष्ट्रपति भवन ने अभी रिसेंटली ऑफिशियली रीनेम कराया है अपने दो प्रोमिनेंट हॉल्स को, दैट इज़ दरबार हॉल को कराया रीनेम गणतंत्र मंडप, एंड अशोक हॉल को कर दिया गया रीनेम एज अशोक मंडप। ठीक है, द वर्ड ऑल्सो रेफर्स टू द अशोक ट्री विच होल्ड्स डीप सिग्निफिकेंस इन इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशंस आर्ट एंड कल्चर। बस ये ध्यान रखना है कि दो को रीनेम करा है, दरबार हॉल एंड अशोक हॉल को। दरबार हॉल को करा है गणतंत्र मंडप एंड अशोक हॉल को करा है अशोक मंडप। देन कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, द राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली इज द लार्जेस्ट रेजिडेंस ऑफ एनी हेड ऑफ स्टेट इन द वर्ल्ड। ये लार्जेस्ट रेजिडेंस ऑफ एनी हेड ऑफ स्टेट इन द वर्ल्ड। इट वॉज ओरिजिनली बिल्ट एज अ वाइसरॉय हाउस फॉर द ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड लेटर रीनेम्ड राष्ट्रपति भवन व्हेन इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक इन 1950। ये ओरिजिनली बिल्ट करा गया था एज अ वाइसरॉय हाउस, ठीक है, फॉर द ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड लेटर रीनेम कर दिया गया राष्ट्रपति भवन इन 1950। ठीक है, इट वॉज डिजाइंड बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लैंडसियर यूटियंस। ये भी अपनी ध्यान रखना है नाम कि किन की तरफ से डिज़ाइन करा गया था, हु कंबाइन इंडियन मुगल एंड यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, जो जिन्होंने कंबाइन किया इंडियन मुगल एंड यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को।
इन 2023 वर्ल्ड रिनाउंड मुगल गार्डन्स एट द राष्ट्रपति भवन वर ऑल्सो रीनेम्ड एज अमृत उद्यान। ये भी अपने ध्यान रखें कि 2023 में वर्ल्ड रिनाउंड मुगल गार्डन्स को भी रीनेम कर दिया गया था एज अमृत उद्यान। सो अर्ली इन 2022 द PM इनोग्रेटेड द कर्तव्य पथ, सिंबलाइजिंग अ शिफ्ट फ्रॉम द erstwhile राजपथ being an icon of power to कर्तव्य पथ being an example of public ownership and empowerment। ये भी अपने ध्यान रखना है कि 2022 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनोग्रेट कर रहा था कर्तव्य पथ। सो नेक्स्ट है ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर अटेंड्स आसियान पोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस विद इंडिया। So external affairs minister S Jaishankar attended the ASEAN post minister conference with India in Vientiane, the capital city of Laos People Democratic Republic। So हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने अटेंड किया एशियन पोस्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस विद इंडिया। कहाँ पे? वियंतियान, जो कि कैपिटल सिटी है लाओस पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लाओस पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक द करंट चेयरमैन ऑफ आसियान इज होस्टिंग द आसियान फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, EAS मीटिंग, ARF मीटिंग एंड इंडियन आसियान मीटिंग। लाओस पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो कि करंट चेयरमैन है एशियन का, इन्होंने होस्ट करा एशियन फॉरेन मीटिंग, EAS मीटिंग, ARF मीटिंग एंड इंडियन आसियान मीटिंग। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आसियान। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस दैट इज आसियान इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रीजनल ग्रुप्स इन द वर्ल्ड। सो आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट इंडियन नेशन। ये एज ए कंसिडर किया जाता है मोस्ट सक्सेसफुल रीजनल ग्रुप्स इन द वर्ल्ड। ये सेटअप किया गया था आसियान 1967 में विद 5 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। स्टार्टिंग में कौन कौन थे जब एस्टेब्लिश किया गया था 1967 में? थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। इट वॉज लेटर ग्रेजुअली एक्सपेंडेड एंड नाउ कंसिस्ट ऑफ 10 साउथ ईस्ट नेशंस। स्टार्टिंग में कितने थे? 5 थे 1967 में। कौन? थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। लेटर एक्सपेंड किया गया था एंड अब 10 साउथ ईस्ट नेशंस है। कौन? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। सो अभी आपने कौन कौन है 10 साउथ ईस्ट नेशंस? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये अपने ध्यान रखना है कि इंडिया मेंबर नहीं है आसियान का। ठीक है, 1992 में इंडिया वाज एन आसियान सेक्टोरल पार्टनर एंड रेगुलरली ऑफिशियल डायलॉग स्टार्टेड बिटवीन आसियान एंड इंडिया। इन 1992 में इंडिया बना एज अ आसियान सेक्टोरल पार्टनर। तब से ऑफिशियल डायलॉग स्टार्ट हुआ था बिटवीन आसियान एंड इंडिया। विद इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ रिलेशनशिप द status was changed to dialogue partner in 1996. In the same year, India became a member of the ASEAN Regional Forum. 1996 में ये इंडिया का स्टेटस चेंज कर दिया सेक्टोरल पार्टनर टू डायलॉग पार्टनर इन 1996 में। एंड उसी साल में इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द आसियान रीजनल फोरम। एंड उसी साल मेंबर बना इंडिया आसियान का रीजनल फोरम का। एंड इंडिया मेंबर बना बिकेम अ फाउंडर मेंबर ऑफ द ईस्ट एशिया समिट इन 2005। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडिया बना बिकेम अ फाउंडर मेंबर ऑफ द ईस्ट एशिया समिट इन 2005। EAS का मेंबर बना 2005 में। तिमोर लेस्ते एज एन ऑब्जर्वर स्टेटस इन आसियान। हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। ये भी अपने ध्यान रखना है कि तिमोर लेस्ते के पास ऑब्जर्वर स्टेटस है आसियान का। एंड हेडक्वार्टर्स कहाँ है आसियान के? जकार्ता, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया लीड इन फॉरेस्ट एरिया अगेंस्ट FAO रिपोर्ट। सो इंडिया हैज मेड ग्रेटेस्ट प्रोग्रेस इन प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट फ्रॉम 2010 to 2020। दैट इज 266,000 हेक्टेयर्स ऑफ न्यू फॉरेस्ट विल बी एडेड टू ईच ईयर। सो इंडिया ने ग्रेट प्रोग्रेस हासिल करी है इन प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट फ्रॉम 2010 to 2020। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दिस मेक्स इंडिया द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया ग्रोथ। फॉरेस्ट एरिया ग्रोथ में जो कि रिसेंट FAO की रिपोर्ट आई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें इंडिया की थर्ड रैंक है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया ग्रोथ। पहले कौन आया? चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। चाइना फर्स्ट है, ठीक है, देन ऑस्ट्रेलिया, देन थर्ड है इंडिया। ठीक है, अदर कंट्रीज एंड टॉप 10 इंक्लूड चिले, वियतनाम, टर्की एंड यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, इटली एंड रोमानिया। बाकी टॉप 10 में कौन है? चिले, वियतनाम, टर्की, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, इटली एंड रोमानिया। सो FAO कब एस्टेब्लिश हुआ? 1945 में। ठीक है, कितने इसमें? 194 मेंबर अलॉन्ग विद द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, FAO हेडक्वार्टर्स कहाँ है? रोम, इटली में। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपने ध्यान रखें। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1945 में। कितने मेंबर हैं? 194 इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? रोम, इटली में। ठीक है, चाइना फर्स्ट आया, देन ऑस्ट्रेलिया, थर्ड आई इंडिया की रैंक आई है थर्ड इन फॉरेस्ट एरिया। नेक्स्ट है अभिनव बिंद्रा अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर बाय द IOC। सो अभिनव बिंद्रा को अवॉर्डेड किया गया है प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर के साथ बाय IOC। द ओलंपिक ऑर्डर इज द हाईएस्ट अवार्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी गिवन टू द इंडिविजुअल्स फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द ओलंपिक मूवमेंट। सो ओलंपिक ऑर्डर हाईएस्ट अवार्ड है बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी दैट इज IOC, जो कि इंडिविजुअल्स को दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द ओलंपिक मूवमेंट। एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1975 में। एंड इट रिप्लेस द ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट।
अदर नोटेबल रिसिपिएंट्स ऑफ द ओलंपिक ऑर्डर इंक्लूड इंदिरा गांधी एंड नेल्सन मंडेला। ठीक है। द IOC इज अ गार्डियन ऑफ ओलंपिक मेडल एस्टैब्लिश इन जून 1894। इट इज़ अ नॉन फॉर प्रॉफिट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो IOC दैट इज़ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये गार्डियन ऑफ द ओलंपिक है। एस्टैब्लिश कब किया गया था? 1894 में। ये नॉन फॉर प्रॉफिट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। एंड इट इज़ बेस्ड इन लोजाइन, स्विट्जरलैंड में बेस है ये। ठीक है। अभिनव बिंद्रा इज द फर्स्ट इंडियन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल मेडलिस्ट हु वॉन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट द 2008 बीजिंग गेम्स। ये भी आपने ध्यान रखने का, अभिनव बिंद्रा इंडिया के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बने थे जिन्होंने जीता था मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट। कहाँ पे? 2008 बीजिंग गेम्स में। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स ऑफ द डे। सबसे पहला है KV सुब्रमण्यन। The Reserve Bank of India, that is RBI, has approved the appointment of Krishnan Venkat Subramanian as a Managing Director and Chief Executive Officer of Federal Bank. Next है Neeta Ambani. With the opening ceremony of the 2024 Paris Olympic Games scheduled to begin this weekend, the International Olympic Committee announced that Neeta Ambani has been re-elected unanimously as the IOC from India at the 142nd session. सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अनाउंस किया है नीता अंबानी हैज़ बीन रीइलेक्ट किया गया यूनानिमसली एज द IOC फ्रॉम इंडिया एट द 142nd सेशन। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।